अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है। मुझे लगता है अगर किसी का मूड ख़राब भी होगा ना तो उसका भी मूड अच्छा हो गया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे, एक दौर था जब शाम के 5 बजते थे तो ये समझा जाता था कि आज का काम ख़त्म हो गया है और अब जितना वक्त है ना वो घर वालों का है। लेकिन आज के दौर में ऐसा लगता है जो हमारी 9 to 5 है ना वो अब 24/7 की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। हम ऑफिस से घर जाते हैं, उसके बाद भी जो ऑफिस है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सब ऑफिस की बात नहीं करी लेकिन मेजॉरिटी। कभी बॉस का व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, कभी अचानक कोई ईमेल आ जाती है, कभी ग्रुप में कोई न्यू इंस्ट्रक्शंस और कभी फ़ोन कॉल्स। और मसला सिर्फ ज़्यादा काम का नहीं है, बल्कि ये है कि अब काम और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके दरमियान डिफरेंस ख़त्म होता जा रहा है। हम घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन जो हमारा माइंड है वो ऑफिस में ही स्टक रहता है और रिज़ल्ट ये निकलता है कि ना घर वालों को हमारा पूरा टाइम मिलता है, ना हमें खुद सुकून मिलता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने वक्त की जो तकसीम है ना वो बिल्कुल सही करें, हर चीज़ के लिए टाइम मुकर्रर करें। और अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो हमें उसको मैनेज करना है, और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो ऑफ़िस के बाद जो वक्त है वो सिर्फ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रखें। हर नोटिफिकेशन का फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और जब खाने का वक्त हो तो सबके साथ बैठें, अपना फ़ोन साइड पर रख दें, बच्चों के साथ बैठें, उनसे बातें करें और सोने से कुछ देर पहले मोबाइल को भी आराम दे दें। और इसको हम सुस्ती नहीं कहते बल्कि अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना कहते हैं। और अगर आप किसी इदारे के बॉस या बड़े ओहदे पर हैं तो ये याद रखें कि आपकी एक बिला वजह की ईमेल या मैसेज किसी एम्प्लॉय का सुकून और इसकी फैमिली का वक्त और इसकी नींद भी मुतासिर कर सकता है। तो सोच समझ के किसी को डिस्टर्ब करें। ऑफिस आवर्स का मतलब ऑफिस आवर्स होता है। ऑफिस आवर्स के बाद अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो फजूल में लोगों को तंग मत करें। काम ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि ज़िंदगी काम बन जाए। तो अच्छी ज़िंदगी वही है जहाँ काम भी हो, सुकून भी हो और एक बैलेंस हो अपने ज़ाती रिश्तों के दरमियान और जो आपका काम है उसके दरमियान। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आजकल जो स्किन केयर का ट्रेंड है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो दौर नहीं रहा जब लोग कहते थे कि उन्होंने रंग गोरा करने के लिए कोई क्रीम्स इस्तेमाल करनी है या उनको जो रिज़ल्ट्स है ना वो फौरी चाहिए और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स, ब्लीचिंग और ऐसे एसिड्स इस्तेमाल करते थे जिनसे जो उनकी स्किन का बैरियर है वो ख़राब हो जाता था। तो आजकल लोगों का जो ध्यान है ना वो अपने स्किन बैरियर को ठीक करने में है और वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि हम कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो हमारी स्किन के लिए, कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करें और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन को, हम उस तक ही रहें। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आमना जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आमना, वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर आमना जवाद फ्रॉम स्किन कोच क्लिनिक एंड मैं आज आपको वो टिप्स बताऊंगी बैरियर रिपेयर करने की जो मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले उनको बताती हूँ। ठीक है आमना, तो फिर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डॉक्टर आमना, सबसे पहले ये बताएं कि स्किन बैरियर क्या है और वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो स्किन बैरियर बेसिकली स्ट्रैटम कॉर्नियम है जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये समझें हमारे स्किन का बॉडीगार्ड है। अच्छा। ये पानी को स्किन से बाहर नहीं जाने देता और बैक्टीरिया को स्किन के अंदर नहीं आने देता। लेकिन जब ये डैमेज हो जाता है तो हर तरह का बैक्टीरिया स्किन में आसानी से आ सकता है। तो इट एक्ट्स एज अ वॉल बिटवीन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एनवायरनमेंट। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमना, ये बताएं कि डैमेज कैसे होता है और उमूमन जो आपके पास लोग आते हैं वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के किसी का स्किन बैरियर क्यों डैमेज हुआ है। आई थिंक सबसे पहले तो बड़ी सिंपल सी बात है कि लोग 4-4, 5-5 दफ़ा जो अपना मुंह धोते हैं ना उससे स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। फिर जो आजकल अभी आपने जिसकी बात की कि स्टेरॉइड की जो 7 दिन में गोरा करने वाली डिब्बी मिलती है उससे डैमेज होता है, वो इंस्टेंट फेशियल मिलता है। और जो तीसरी चीज़ है जो लोग कई दफ़ा नज़रअंदाज कर जाते हैं इज़ कि वो स्किन केयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का अचार बना लेते हैं। रेटिनॉल भी लगा लिया, विटामिन सी भी लगा लिया, ग्लाइकोलिक एसिड भी लगा लिया। यू डोंट नीड ऑल द एक्टिव्स। तो इन चीज़ों को जब आप इकट्ठा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे
बैरियर बेचारा सफ़र करेगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आमना, एक और बड़ी चीज़ होती है कि कुछ लोग ना स्किन को बड़ा ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं, और स्पेशली इस वेदर में, क्योंकि हर एक को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, थोड़ा सा भी ऑयल आता है ना स्किन पे, वो फौरन जाते हैं, और फेस वॉश भी वो माइल्ड इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसमें तो ऐसे बीड्स होते हैं जो कि आपको हर रोज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्क्रब इस्तेमाल करते हैं ना लोग, मुझे इससे बहुत, जो एप्रिकॉट स्क्रब्स अब मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, इट्स अखरोट राइट। तो ये अखरोट जो है ये स्किन खाने के लिए ठीक है, स्किन पे ना लगाएं, बिकॉज स्किन पे जब आप लगाओगे तो स्किन पे माइक्रो कट्स जनरेट हो जाते हैं। एप्रिकॉट खुबानी या वो जो इंस्टेंट मिल रहे हैं उनकी बात कर रही हैं आप? हाँ, वॉलनट स्क्रब्स भी होते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब्स भी होते हैं, हर तरह के मतलब वो बड़े इजीली सस्ते से मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, बट ऑल ऑफ दिस इन जनरल ये आपकी स्किन पे माइक्रो कट्स लगाएगा एंड आपकी स्किन सफ़र करेगी इसकी वजह से। इसके अलावा एक और चीज़ भी लोग करते हैं कि टोटकों के चक्कर में ना दे आर पुटिंग लेमन ऑन देयर फेसेस। तो लीमू अचार में अच्छा लगता है, स्किन के लिए नहीं, स्किन पे लगाएंगे स्किन का अचार बन जाएगा। तो इसकी जगह अगर कोई आपने घरेलू टोटका इस्तेमाल करना ही है, ज़रूरी है, तो यू कैन यूज़ बेसन, दही एंड हल्दी टुगेदर, दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल एक्सफोलिएंट, और ये नेचुरली आपकी स्किन को थोड़ा बेहतर कर देगा, बैरियर भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है। अच्छा, और ये जो हम मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं या चावलों का आटा इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं करना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट सिर्फ बेसन सेफ है। आइदर गो टुवर्ड्स प्रोफेशनल गुड स्किन केयर और टू अ प्रोफेशनल फॉर हेल्प। अपने घर की किचन की चीज़ों को किचन में छोड़ दें तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा आमना, ये बताएं कि अक्सर लोगों की जो स्किन केयर रूटीन होती है ना, वो मतलब 11-12 स्टेप स्किन केयर, जिसका मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि ये फायदेमंद नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है। तो जो इतनी ज़्यादा चीज़ें स्किन पे लगा लेते हैं लोगों को, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो सिर्फ ऊपर लेयरिंग हो रही है? पहली बात तो ये जो टिकटॉक पे सब डॉक्टर है ना, किसी के पास डिग्री नहीं है, बिल्कुल। तो अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। अब आपकी स्किन को अगर आपकी दोस्त 10 सिरम लगा रही है तो उन्हीं सिरम्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, अपनी स्किन को चेक कराएं एंड देन डिसाइड कि आप अपनी स्किन पे क्या यूज़ करना चाहती हैं। अदरवाइज यूज़ अ वेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन विच वुड बी अ जेंटल मॉइस्चराइजर विद अ जेंटल क्लेंजर और एक अच्छा सनब्लॉक। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी सिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ, तहसीन आदर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, सवाल कीजिए। जी सिस्टर, मेरे ना आंखों के गिर्द हल्के हैं, इसके लिए कोई प्रोडक्ट बताइएगा। ठीक है जी डॉक्टर आमना। सो वन अमेजिंग क्रीम जो मुझे लगती है, आँखों के जो हल्के होते हैं या तो वो स्किन की पिगमेंटेशन की वजह से होते हैं या वो इसलिए होते हैं कि आपकी जो आँखों के नीचे की वेसल्स हैं वो बहुत स्किन के करीब हैं। तो या तो आप इसके ऊपर, अगर आपकी वेसल्स करीब है, आपको अपनी आंखों के नीचे वेसल्स नज़र आती हैं, तो आपने कैफीन सोल्यूशन इस्तेमाल करना है। एंड अगर पिगमेंटेशन है तो आप अल्फा ब्यूटेन यूज़ कर सकते हैं अपनी आंखों के नीचे। अब मैं कोई क्रीम बताऊं तो आई थिंक आईली क्रीम बहुत अच्छी है आंखों के लिए। अगर आप वो आईलॉक्सिल भी एक क्रीम है, इट इज़ वेरी गुड फॉर अंडर आई पिगमेंटेशन। ठीक है। और ये जो आंखों के नीचे हमें लाइंस पड़ जाती हैं उसके लिए भी अच्छी है? अच्छा, अब लाइंस का ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आके आपको बोटॉक्स करा लेना चाहिए इससे पहले कि वो लाइंस परमानेंट हो जाएं। उससे पहले अच्छा है कि यू कैन गो फॉर अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, क्योंकि लाइंस क्रीम से नहीं जाती। अच्छा, मतलब ये जो मार्केट में जितनी भी महंगी क्रीम्स मिल रही हैं, कोरियन क्रीम्स, रेटिनॉल डज हेल्प विद द लाइंस, बट अगर आपको प्रोमिनेंट लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं तो इट इज़ बेटर दैट यू सीक प्रोफेशनल हेल्प रादर देन कि आप क्रीम से कोशिश करते रहें और वो ना आ जाए। अच्छा डॉक्टर आमना, अगर किसी को बोटॉक्स नहीं करवाना, क्योंकि एक डर होता है ना अंदर, वो ये नहीं होता कि मतलब कुछ ना उन्होंने प्रोसीजर्स ऐसे देखे हुए हैं, हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छे नाम है, और उन्होंने शक्ल बिगाड़ ली है, तो लोग ना इस चीज़ से डर गए हैं। हालांकि फिलर्स लोग कहते हैं, उनको लगता है फिलर से पता नहीं इतने ज़्यादा होंठ हो जाएंगे, हालांकि ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। अच्छा, इस तरह से है कि पहली बात तो नौसिखियों के पास जाके इंजेक्शन नहीं लगवाना, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि लेस इज़ मोर। आपने अपने फीचर्स को इन्हांस करना है, अपने आप को किसी और इंसान, वो जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं किसी और की तस्वीर ले इस तरह का बना दें, ऐसे नहीं करना। अपने फीचर्स को इन्हांस करें। एंड अगर इफ़ यू स्टिल डोंट वांट टू गेट बोटॉक्स तो यू कैन गो फॉर कोलेजन बूस्टर्स, जो नेचुरली आपकी स्किन में कोलेजन बनाएंगे, जो हम स्किन कोच पे भी करते हैं। नेचुरली स्किन का बैरियर भी मजबूत करेंगे और स्किन को थिकर भी करेंगे।
ठीक है। अच्छा, वो जो प्रोफाइलो होता है हाँ, वो अच्छा है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो प्रोफाइलो इज़ नॉट माई फेवरेट ट्रीटमेंट, ठीक Okay. है, बट इट इज़ गुड। इट इज़ प्योर हाइलोरॉनिक एसिड, ये आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट कर देता है आपके डर्मल सेल्स में जाके, तो है तो अच्छा। मगर अब मार्केट में इससे बहुत बेहतर ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जो अब हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक ग्लूटा एक्सोसोम कर रहे हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोसोम्स विद ग्लूटाथियोन, जो कि बेसिकली स्किन की सेलुलर रीजनरेशन स्टार्ट कर देता है। तो प्रोफाइलो तो सिर्फ हाइड्रेट कर रहा था, ये सेल्स भी बना रहा है, तो ये आपके एक्ने को भी ठीक करेगा, ये आपकी स्कारिंग भी ठीक करेगा, ग्लो भी देगा, तो बड़ी चीज़ें आ गई मार्केट। ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी, मेरे स्किन पर ना छोटे छोटे दाने हैं और उनके ना दाग बन गया, वो ना खत्म नहीं होते। ठीक है। So, वो कह रही हैं कि जिन पे उनकी छोटे छोटे दाने हैं, Comedones भी जो हो छोटे सकते छोटे हैं। दाने हैं वो कॉमोडोन्स होते हैं, और वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आपकी स्किन पर ऑयल आता है, और ऑयल की वजह से आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो और ऑयल आता है, क्योंकि ऑयल तो आता ही डिहाइड्रेशन की वजह से है। तो आपने मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, अपने वाटर बेस्ड हाइलोरॉनिक एसिड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और अगर कॉमोडोन्स बन गए हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड 2% अपने क्लेंजर में इनकॉर्पोरेट कर लें। अगर ये नहीं करना, एक और तो बेस्ट चीज़ जो इसके लिए आई थिंक है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। आपने 5% बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है, स्किन के ऊपर 2 मिनट के लिए मास्क की तरह लगा के छोड़ देना है। इसको कहते हैं शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी। ठीक है। इससे आपके कॉमोडोन्स आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर गायब। ठीक है। अच्छा, ये जो आजकल मार्केट में शॉर्ट्स आए हुए हैं, कोलेजन शॉर्ट्स और ग्लूटाथियोन शॉर्ट्स, ये कितने इफेक्टिव हैं? क्योंकि मैंने अभी तक किसी डॉक्टर को तो रेकमेंड करते हुए नहीं देखा, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स तो रेकमेंड कर रहे हैं कि हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं कंट्रोवर्शियल कोई बात नहीं करना चाहती, नहीं, लेकिन कर सकती ये है, है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस देनी है, ये लेकिन मजाक तो नहीं है ना ये चीज़ें। कि अच्छा, कोलेजन शॉट्स दे आर बेनिफिशियल फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, बट क्या मैंने उनसे कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं किसी के? नो, नेवर। लेकिन ये है कि स्टिल इट्स गुड फॉर योर बॉडी इफ़ यू वांट टू हैव कोलेजन, श्योर पिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पीने के महीने बाद आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, मतलब ऐसा ये नहीं होता। उतने बेनिफिशियल नहीं इतने है। बेनिफिशियल नहीं, आप वेट करें, पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए। चाहे आप कोलेजन खा रहे हैं, चाहे आप ग्लूटाथियोन खा रहे हैं, आप साल खाएं आराम से, उसके बाद सोचें कि रिजल्ट आएगा। ठीक है। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल कीजिए। जी, मैंने तकरीबन 14-15 साल का है। अपना टीवी पीछे से म्यूट करें और दोबारा सवाल करें। मेरा बेटा ना तकरीबन 13-14 साल का है, ठीक है। ते उसके ना चेहरे पे ऑयली स्किन है और दाने बने हुए हैं, विच पिंपल भी है। ठीक है। सो पिंपल्स के लिए अगर अभी थोड़ा यंग भी है तो हाँ। अभी हम ट्रेटिनॉइन नहीं दे सकते, तो यंग लोगों के लिए बिलो 20 आई वुड सजेस्ट कि बेंटलिन जेल है, बेंजोइल पेरोक्साइड की जेल होती है, वो इस्तेमाल करें, सिर्फ पिंपल के ऊपर लगाएं, ओवरनाइट सो जाएं, एंड दैट इज़ इनफ। वो भी 3 टाइम्स अ वीक काफ़ी है, हर रोज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना क्लेंजर कोई या तो बेंजोइल पेरोक्साइड वाला क्लेंजर ले लें या कोई सादा क्लेंजर ले लें, लेकिन बीड्स वाले जो क्लेंजर्स आते हैं वो नहीं आपने लेने किसी भी किस्म के, क्योंकि वो और उनके छोटे छोटे बीड्स भी पोर्स के अंदर फंस जाते हैं। अच्छा। और उसकी वजह से भी आपको एक्ने इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये जो मेकअप हमारी स्किन पे लगा रहे, हाँ। ये भी तो हमारी स्किन को डैमेज कर देता है ना, क्योंकि अक्सर लोग लगा के सो जाते हैं, उतारते नहीं है। हाय अल्लाह, मेकअप लगा के सोना तो ऐसे जैसे जूतों के साथ सो जाना। बिल्कुल ऐसे। दैट इज सो बैड। नहीं, ऐसे जूतों बिल्कुल के नहीं। साथ सोना मुझे नहीं लगता इतना हार्म करेगा जितना जितना आपको makeup लगा के करता है। हाँ, कॉमेडोन्स हाँ। बन जाएंगे, एक्नी होगी, बुरा उसकी हाल। इतनी गंदी लगेगी, हाँ। तो मतलब मेकअप रिमूव करना अच्छे से कितना आई इंपॉर्टेंट थिंक है? लाहौर की पोल्यूशन के अंदर तो अगर आपने एक दफ़ा मुंह धोया तो आपने मुंह नहीं धोया। बिल्कुल ऐसे। आपने 2 दफ़ा क्लेंस करना है, एक दफ़ा बेशक ऑयल बेस्ड क्लेंजर ले लें और अगली सेकंड टाइम फेस वॉश से वॉश कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या पूछा था? कुछ नहीं, बस ठीक है। हो गया सेगमेंट। मुझे लगता है हमने डिटेल में बात कर ली है। हाँ। तो आज हम बात कर रहे थे स्किन बैरियर के हवाले से, और स्किन बैरियर लोगों का क्यों डैमेज होता है, और कौन सी ऐसी हमारी स्किन केयर से रिलेटेड हैबिट्स है जो हमारे स्किन बैरियर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर आमना जवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हमारे माशरे में जैसे किसी को ये पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है तो वो सबसे पहले मीठा खाना छोड़ देता है। लेकिन क्या सिर्फ मीठा छोड़ देने से हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है? हमारे आसपास शुगर के बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी तरफ से पूरी एहतियात करते हैं, बहुत महंगी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाने अनजाने में वो लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जिन पर इनका ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम इन्हीं कॉमन मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो अक्सर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो करते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे यहाँ पर किसी को पता चलता है ना कि उसको डायबिटीज़ है तो वो सबसे पहले मीठा जो उसको नज़र आ रहा है ना मीठा वो खाना बंद करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में मीठे में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कार्ब्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बेकरी आइटम्स हैं, ये भी एक तरह की शुगर ही है। तो लोग सिर्फ मीठा खाना बंद करते हैं, फिर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन हमारी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोग जो ज़ाहिरी मीठा है ना वो चीनी और इस तरह की चीज़ें वो उनको बिस्किट्स, मिठाई शिठाई इसके चक्कर में होते हैं कि ये छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम गलती ये कर रहे होते हैं कि जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स बेसिकली किन किन चीज़ों में ज़्यादा होती हैं। जैसे गंदम है, गंदम में अच्छी खासी कार्ब होती है, चावल जो है इनमें अच्छी खासी कार्ब होती है, ठीक है। अब वो बेसिकली कार्ब जो है वो अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो रही होती है, लोगों को ये नहीं पता। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि मीठा छोड़ दिया जी मैंने, वो बोतल छोड़ दी मैंने, मीठी चाय छोड़ दी, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अब वो बेसिकली कंट्रोल इसलिए नहीं हो रही कि वो अपनी जो रूटीन की जो रोटी है वो खा रहे हैं, रूटीन वाली रोटी खा रहे हैं, वो रूटीन से चावल खा रहे हैं, वो चावल खा रहे हैं। अब वो बेसिकली उस शेप में भी उनके अंदर वो कार्ब्स जा रही हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है। 90% कन्वर्ट होती है शुगर में और बाकी जो है कन्वर्ट होती है चर्बी में। तो लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता है। इसी वजह से आप देखें नूर कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हैं ना, वो इस वक्त, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे खड़ा है। हम सिर्फ 25 करोड़ लोग हैं, हमने चाइना और इंडिया जिनकी 1.5 अरब की आबादी है, हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। हर तीसरा एडल्ट पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक है, हर तीसरा एडल्ट। ये हमारे लिए एक बड़ा मतलब वो है कि जी हम इस वक्त कर रहे कि हम खड़े क्यों हैं। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, हम ये कर करके हम यहाँ पहुँच गए हैं। और इसमें एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स जब आते हैं सबसे पहले उनकी शुगर चेक होती है। अब जैसे ही शुगर चेक हो पता लगता है 350-400 पे उसकी शुगर है। अच्छा, अब वो ना सेल्फ डिनाइल में थे, ओ नहीं डॉक्टर साहब मैंने शुगर नहीं की, मैं तो असल में बोतल पी के आ रहे हैं। कोई कहेगा जी मैं मिठाई खा के आ रहा हूँ, कोई कहेगा जी मैं गुलाब जामुन खा के आ रहा हूँ। हम सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं मुझे कोई ना कहे कि मैं डायबिटिक हूँ। ये एक हमने स्टिग्मा बना दिया है कि यार उन शुगर ही ना वो बड़ी खतरनाक बंदा, किसी होर में भी लग जाएगी। मतलब हमने उसको इस तरह से कर दिया है और लोग छुपाते फिरते हैं एक दूसरे से। और इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने मर्दों की बात बताई ना, हमारे यहाँ जो खवातीन है, खवातीन जब आती हैं, जब उनकी शुगर ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे जो क्या नाम है मैरिड होती हैं, उनका वो ये होता है, मैं उनको कहता हूँ बहन आपको शुगर है, वो डॉक्टर साहब होली बोल, मैं क्या हुआ है, बाहर मेरी सस बैठी है, बाहर मेरी ननान बैठी है, बाहर मेरी भाभी बैठी। हमने इस तरह से अपने आप को सेल्फ डिनाइल में ले गए हैं कि किसी को पता ना लगे मैं शुगर की दवाई खा रहा हूँ। वो भाई इसी वजह से तो हम नंबर 1 पे पहुंचे हैं। इसको हमें करेक्ट करना है ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो शुगर की मेडिसिन है या इंसुलिन है, ये जो हम खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही है? देखें नूर, ये बड़ी अच्छी बात है। असल में जिन पेशेंट्स को हम मेडिसिन पे डालते हैं ना, क्योंकि बड़ी वैरायटी है, क्या नाम है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की जो गोलियां हैं खाने वाली, और जो इंसुलिन है। अब इंसुलिन हमेशा एक चीज़ याद रखें, इंसुलिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इंसुलिन यूज़ हो रही है ना, ये ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है। अब ह्यूमन इंसुलिन हम पेशेंट को ये कहते हैं कि जी नाश्ते या खाने से आधा घंटा पहले लगाएं। खाली पेट है तब आप लगा लें, ठीक है। नाश्ता करना हो उससे आधा घंटा पहले लगाएं, क्योंकि उसको उतना टाइम चाहिए, क्योंकि ये लगाते हैं हम सबकटेनियसली, हम स्किन के नीचे लगाते हैं, जो फैट होती है ना ये उसमें लगती है, वहाँ से ये स्लोली रिलीज होना शुरू होती है। अब जब ये रिलीज हो रही होती है, ऐसा ऐसा ये जा रही होती है अंदर, तो इसने अपना एक क्या नाम है लेवल क्रिएट करना होता है, उसको आधा घंटा लग जाता है, ठीक है।
अब जब एक और इंसुलिन है जिसका नाम है एनालॉग इंसुलिन, वो आजकल काफ़ी वो भी क्या नाम है आई हुई है, उसका ये है कि वो आप खाने से बिल्कुल 10-15 मिनट भी पहले लगा सकते हैं। जैसे नाश्ता सामने आ जाए आप उस वक्त भी लगा सकते हैं। वो बिल्कुल हमारी अपनी नेचुरल इंसुलिन की तरह है, वो बड़ी रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, इस तरह चलती है, लेकिन वो बहुत कम लोग लगाते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी है वो, एक चीज़। दूसरी जो गोली है ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, अब इनको ये नहीं पता होता कि हमने जो गोली है वो खानी कैसे है। सबसे बड़ी साइंस ये है कि लोगों को ये कहते हैं ना, क्या नाम है, एक कॉमन सेंस होती है कि यार हमने करना क्या है। वो हमारे यहाँ बड़ा एक मशहूर है कि जी खाली पेट खा लिए, खाली तो कुछ भी नहीं खाता। देखें, इसमें हमें करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो ग्लिमिप्राइड है, ये वो वाली मेडिसिन है जो हमारे यहाँ आम तौर पे जो ब्रांड नेम्स हैं ना उनके, वो एमरेल के नाम से या क्या नाम है गैट्रिल के नाम से मौजूद है। वो हम उसको पेशेंट को कहते हैं कि जी आप नाश्ते से 15 मिनट पहले लें, ताकि उसने भी अंदर जाते हुए अपना असर करना है और उसने अपनी शुगर जो है उसको सेटल डाउन करेंगी वो, ठीक है। इसी तरह से एक और टैबलेट है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारे यहाँ नियोफेज या ग्लूकोफेज आम ये ब्रांड नेम्स हैं, ये उनके नाम से आते हैं। ये हमेशा हम खाने के बाद देते हैं क्योंकि इसका फंक्शन कुछ और है, उस दूसरी का फंक्शन कुछ और है। दूसरी का फंक्शन उसको हम कहते हैं स्क्रीटर है, वो उसने अंदर जाना है, उसने पेनक्रियाज को निचोड़ना है, अंदर से इंसुलिन निकालनी है। वो इंसुलिन निकलेगी तो शुगर कंट्रोल होगी ना आपकी, तो इसलिए उसको पहले लेना ज़रूरी है। और मेट जितनी गोलियां जिन पे मेट लिखा होता है ना, जैसे सीटा मेट है या क्या नाम है विल्डा मेट है, ये ऐसी जो गोलियां वो हमेशा हम खाने के बाद देते हैं क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है। दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो पैरों में ज़ख्म हो जाते हैं डायबिटीज़ में, तो अक्सर लोग ना बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं और सीरियस नहीं लेते, तो वो कितना डेंजरस है? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे रब ने हमें जो बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं ना, उसमें एक नेमत है जिसका नाम है दर्द। दर्द एक नेमत है। ख़ास तौर पे मैं, अब हम अगर चल रहे हो नंगे पाँव में कुछ चुभ जाए, हम एकदम से पाँव खींचते, ओह कुछ चीज़ लग गई है, ये पत्थर आ गया नीचे, ठीक है। जो डायबिटिक्स होते हैं ना, इसमें ये दर्द खींच लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी की वजह से जो जहाँ जहाँ हम जुराबे पहनते हैं वो हिस्से सुन्न हो जाते हैं, जहाँ जहाँ हम दस्ताने पहनते हैं वो हिस्से सुन्न हो जाते हैं। अब उस सुन्न होने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है, आपने देखा है कभी जो तरबूज कटा हुआ और बंद तरबूज के ऊपर कोई मक्खी नहीं होगी, कटे हुए तरबूज में आपको मक्खियाँ ही मक्खियाँ नजर आएंगी। इसी तरह से ये होता है कि उस पेशेंट की शुगर ज़्यादा होती है। अब उसके पाँव में अगर जख्म लग गया, उसको पता नहीं लगा कि वो, क्योंकि सबसे दूर है पाँव आपका ना, उसको पता नहीं लगता कि वो चोट आ गई। अब बेसिकली क्योंकि खून के अंदर शुगर बढ़ रही है, हमारे जो जरासीम इधर अपना स्किन पे होते हैं ना, वही उसके अंदर चले जाते हैं और फिर करते करते वो इतना ज़्यादा ज़ख्म ख़राब कर देते हैं कि नूर अल्टीमेटली ये होता है कि हमें या तो पाँव काटना पड़ता है या तो टांग काटनी पड़ती है। ये इतना डेंजरस है, ये इतना डेंजरस है। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मोहम्मद नवाज बोल रहा हूँ लोहेर से। जी नवाज साहब, पूछिए क्या पूछना है। आप जो सवाल करते हैं डॉक्टर साहब से, उनकी स्क्रीन पर लिखा करे और जो जवाब डॉक्टर साहब की तरफ से तो वो स्क्रीन पर लिखा करे, क्योंकि ये बाजू टीम शोर होते हैं, पंखा होता है, इसका समझ नहीं आते, ना आपके सवाल का समझ आता है, ना डॉक्टर की जवाब का समझ आता है। आप दोनों स्क्रीन पर, आप अपना जवाब भी स्क्रीन पर लिखा करें और डॉक्टर का भी लिखा करें। लाइव शो में कैसे सबटाइटल्स डाल सकते हैं हम? जब इंस्टा पे हमारे चंक लगते हैं ना, तो उसमें सेटिंग्स में जाके आप कैप्शंस ऑन कर लें ना, तो सवाल की भी ट्रांसलेशन आ जाती है और जवाब की भी, और रिपीट में भी हमारा शो चलता है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन लाइव शो में तो नहीं हम सबटाइटल्स डाल सकते ना। बाकी नवाज साहब कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ड्रॉप करिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो कहा जाता है करेले का जूस पिए या जामुन की जो गुठलियाँ हैं, जामुन है वो बहुत अच्छा है और इस मौसम में जामुन है भी, तो इसका इस्तेमाल क्या सच में मुफीद है? बिल्कुल। देखें सैर, इनके असरात हैं और चीज़ें ऐसी हैं कि बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि दोबारा से आपकी इंसुलिन जो है वो बनना शुरू होती है, ठीक है। उनके अंदर कुछ इस तरह के मेरे रब ने केमिकल्स रखे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें रखी हुई हैं कि वो उसको दोबारा से सेटल डाउन करना शुरू करती हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इसी में मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं कि हमने एक रिसर्च की कि बेसिकली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं या उसको हम किस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो रिसर्च थी उसमें एक और चीज़ हमारे सामने नज़र आई
जिसको हम एक नाम लेते हैं जिसका नाम है यूरिट्रीमिया पेनक्रियाटिकम। ये बहुत छोटा सा पैरासाइट होता है, ये बेसिकली इंसान के अंदर आ जाता है और आता कहाँ से, फसलों से आता है जहाँ ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। अब उसको मारने के लिए जो है हमारे जो हर्ब्स हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और उसका मैं आपको ये बताऊं, अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे तकरीबन 9 महीने हो गए हैं पेशेंट्स को देते हुए। जिन को मैंने इस्तेमाल करवाया है उनकी इंसुलिन भी छूट गई है, उनकी गोलियां भी छूट गई हैं और वो उसी पे मेडिसिन पर हैं। वो टोटल 18 मंथ्स का है, वो करेंगे तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। दैट इज हाउ। ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी, ज़्यादा ज़्यादा बता दें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, उनको बिल्कुल नहीं वो हैबिट्स करनी चाहिए? देखें, एक जो बहुत ज़्यादा आम चीज़ है ना, हम चस्कोरे बहुत हैं। हम कुछ ना कुछ, कभी बेकरी आइटम, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो जुल्म है ना, वो ये हो रहा था कि हम अपनी बेकरी आइटम्स को नहीं छोड़ते। हम बिस्किट नहीं छोड़ते, हम वो क्या नाम है, ये पापे नहीं छोड़ते, ठीक है। ये सारे के सारे हाई कार्ब्स में होते हैं और इसी की वजह से बेसिकली आप चीनी ना खाएं ना, आप ये चीज़ खाते हैं तो चीनी खाने के बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से, और अपना जो आपकी अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं और इसे लाइलाज भी समझते हैं। लेकिन सच ये है कि मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से अब ब्लड कैंसर बिल्कुल काबिल इलाज है और बरवक्त तशखीस से मरीज़ एक आम और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौट सकता है। तो आज हम जानेंगे कि ब्लड कैंसर क्यों होता है और इसका कामयाब इलाज कैसे मुमकिन है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर नासिर बुखारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि ब्लड कैंसर क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं? देखिए, असल में हमारे जिस्म में कैंसर के सेल्स बन रहे होते हैं, हर जिस्म में बन रहे हैं, मगर वो खुद ब खुद हमारा जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसे ख़त्म करता चला जा रहा होता है। अगर किसी भी वजह से, ये कोई नोन रीज़न अब तक हम नहीं बता सके सिवाय ये कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो कि 1 साल से पहले जिनको कैंसर हो जाता है, उन पे जेनेटिकली हम कह सकते हैं कि रीज़न हो सकती है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं मिली कि वो इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ता है। जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है तभी कैंसर के सेल ग्रो करना शुरू कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए, ना इसको डायग्नोस किया जाए तो वो जानलेवा हो जाता है। तो असल में हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम ज़रा कमज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से फिर ये कैंसर के सेल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी हमारी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमें इसकी तरफ तेज़ी से लेके जा रही हैं? देखिए, अभी ये अगर पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है, अभी तक कोई साइंस इसको नहीं बता सके, मगर येस, मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, स्पेशली जो सनलाइट के एक्सपोजर ना होना। सनलाइट होती है हमें हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही होती है। इसके अलावा खाने पीने में जंक फूड वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये हमारी इम्यूनिटी को कम करते अच्छा, चले एक जा तरफ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सनलाइट की वजह से भी कैंसर हो रहा है। नहीं, वो सिर्फ स्किन की एक टाइप का कैंसर है, वो भी उन लोगों में जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, या वो अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा जिनकी बहुत इस तरह की वाइट स्किन होती है। अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। सनलाइट जो है हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। और खुद आप देखें ना, जो सनलाइट अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो बिजली पैदा कर देती है और अल्लाह ने उसमें कितनी सलाहियतें रखी हैं, तो सनलाइट ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसकी जो इब्तदाई अलामात हैं वो क्या होती हैं, और जो अक्सर लोग कहते हैं जो हम बहुत ज़्यादा थके थके फील करते हैं, कुछ करने का दिल नहीं करता, वो भी इसकी एक सिम्टम हो सकते हैं? वेल देखिए, अमूमन ये खून की कमी पहली अलामत हो सकती है अमूमन इन लोगों में, स्पेशली बच्चों में या बड़ों में जिनको खून का कैंसर हो रहा होता है। शुरू में खून की कमी होती है और साथ शरीर जिस्म में दर्द होना, बॉडी पेन्स होना, सिर्फ लेग्स में नहीं पूरी बॉडी में पेन्स होना, और अगर इसके साथ किसी किस्म की गिल्टियाँ नमूदार होनी शुरू हो जाएं या जिस्म पे नील धब्बे पड़ना शुरू हो जाएं, फिर तो लाजमी आपको कंफर्म करना चाहिए कहीं खुदा न खास्ता ये ब्लड कैंसर तो नहीं है। मगर सिंपल जो चीज़ शुरू होती है वो खून की कमी से शुरू होती है, उसके बाद जिस्म पे नील धब्बे पड़ना, जिस्म पे गिल्टियाँ बनना और बॉडी पेन्स होना। क्योंकि ये बोन मैरो का कैंसर होता है, हड्डियों के अंदर गूदा जो होता है वहाँ पे बन रहा होता है, इसलिए बॉडी पेन्स बहुत शदीद होती चली जाती हैं अमूमन। वक्त गुजरने के साथ अगर इलाज ना किया जाए तो फिर जिगर तिली बढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो रुकने का नाम नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि क्या इसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसमिट भी होती है? मैंने कहा ना कि अगर जेनेटिकली होती है वो सिर्फ ज़िंदगी के पहले 1 साल में हो जाती है। अगर किसी बच्चे को ज़िंदगी के पहले 1 साल में, मानिए कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कैंसर हो जाए,
तो हम उसे कह सकते हैं जेनेटिकली है। अदरवाइज ये किसी इंसान को दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, उसके खाने पीने से, उसके साथ रहने से, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से, उसके साथ contagious नहीं है। नो 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 नॉट एट ऑल। मैंने कि किसी यानी इवन अगर मियाँ बीवी को है तो दूसरे को नहीं लग सकती, अगर एक घर में किसी को है तो दूसरे बच्चे को नहीं लग सकती, उसके साथ अब रहें, उसके साथ गले मिलें, खाना खाएं, बिल्कुल ही नहीं लग सकती। कैंसर की बीमारी, कोई कैंसर ऐसा नहीं है दुनिया में जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता हो किसी भी तरीके से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? वेल देखिए, इस अमूमन इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं। अगर हम सिर्फ ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, और भी छोटी छोटी टाइप्स हैं मगर दो बड़ी हैं। एक एक्यूट ALL जिसे हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, और एक AML जो माइलॉइड ल्यूकीमिया कहती हैं। कुछ होती हैं क्रॉनिक फेज, ये एक्यूट बहुत तेज़ी से आती हैं, विद इन डेज बढ़ती हैं, और इसको फ़ौरन अगर मेंटेन ना किया जाए, इसको मैनेज ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। कुछ होती हैं जो क्रॉनिक होती हैं जिस तरह CML वगैरह, वो उसका वक्त पे इलाज अगर शुरू कर दिया जाए तो उसकी कीमोथेरेपी भी ज़्यादा नहीं होती, और सिर्फ एक गोली खानी होती दिन में और इंसान बिल्कुल ठीक रह जाता है। तो ये ज़्यादा बड़ी दो टाइप्स होती हैं, ALL और AML। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर आपने ये किन लोगों में कॉमन देखा है और किस तरह की, मतलब क्या रीजंस होती हैं इसके पीछे, किस तरह के ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं इसके? देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो या बड़ों की बात करें, मैंने बताया ना कि कोई किसी एक नस्ल में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर जापान तक तमाम ममालिक के अंदर ब्लड कैंसर पाया जाता है। हम पाकिस्तान की अगर बात करते हो ना, ये हम ज़रूर देख रहे हैं कि KPK के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, मगर ये डायग्नोज करना कि नहीं KPK में थोड़ा ज़्यादा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पंजाब के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सिंध में तो पूरे पाकिस्तान की हर तरह की आबादी जो है, मेल फीमेल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बच्चों में बहुत सारा हमारे वार्ड से भरे हुए 50% मेल होते हैं, 50% फीमेल होते हैं। तो ये कहना कि ये किसी एक कैटेगरी में होगा ऐसा नहीं है, किसी में भी हो सकती है और किसी फैमिली में भी हो सकता है ये, और इसकी बाज़ औक़ात फैमिली में कोई नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि डॉक्टर साहब हमारे ख़ानदान में किसी को कैंसर नहीं था। तो मैंने बताया ना कि ये आपकी अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ख़ानदान में नहीं है तो आपको नहीं होगा, चांसेस ज़्यादा है कि हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बार बार जो एक पॉइंट रेस किया वो ये कि हमारी बॉडी में ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं, अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम में मौजूद रखी हैं जो कि इन सेल से फाइट करते हैं। ये सेल सबके अंदर होते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो हम इम्यून सिस्टम से इसको लिंक कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जिनका। देखिए अब साइंस इसी की तरफ जा रही है। बल्कि अब आपने सुना होगा, रिसेंटली सुना होगा CAR-T का जब हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हुआ है, वो क्या है, आपके अपने ही सेल्स को सिखा देना कि वो कैंसर से फाइट कर सके। यानी कि ना आपको कीमोथेरेपी देनी है, ना आपको रेडिएशन देनी है, आपने इम्यून सिस्टम को सिखा देना है, अपने इम्यून सिस्टम को। वो किस तरह करते हैं? देखिए ना, वो हम निकालते हैं इम्यून सिस्टम को लेकर, अपने T सेल्स को लेकर, और उनको फिर डिफरेंट उसको चेंज करना, उसको सिखाना, और उसके बाद वापस डालना या अलग से बनाना। T सेल को सिखाना यानी कि हमारे अपनी बॉडी में हमारे लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं जो कैंसर से फाइट कर रहे हैं, मगर वो शायद भूल चुके होते हैं, तो उनको सिखा के वापस जिस्म में डालने से वो फाइट करना शुरू कर देते हैं और कैंसर काबू पा सकते हैं। तो जो हमारी टेक्निक्स अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। इमन अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन आनी शुरू हो गई हैं कैंसर का, वो भी यही हैं कि इम्यून सिस्टम को सिखा दिया जाए कि आपने कैंसर से फाइट कैसे करनी है, ताकि आप कीमोथेरेपी से और रेडिएशन वगैरह से बच सकें। तो अब नई रिसर्च जो आ रही है, जो नई तरीका इलाज आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि आपके अपने इम्यून सिस्टम को सिखा दिया जाए ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके। इससे मुकम्मल तौर पर जो मरीज़ है वो ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल। स्पेशली देखिए, हम दो कैटेगरीज में ले जाते हैं, एक है बच्चों में कैंसर, एक बड़ों में कैंसर। जो बच्चों में कैंसर है वो तो तकरीबन 95% काबिल इलाज अब हो चुका है, और अब हम लोग सिर्फ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी को कितना कम करें, क्योंकि इन बच्चों ने इंशाल्लाह 100 साल जीना है, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी है दी है, तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा काबिल इलाज है, और अब हम सिर्फ टॉक्सिसिटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, जो ज़ाहिर बात है ChatGPT का है टाइम है, और लोग नेट से पूछते हैं ChatGPT से, जी मुझे क्या करना है, वहाँ से आज आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो मैं बताता चलूँ कि बच्चों में जो ब्लड कैंसर्स हैं उनको फ़ॉरेन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे मोर देन 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंपल कीमोथेरेपी से सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर बीमारी वापस आ जाए तो उनमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, मगर इसके मुकाबले में जो बड़ों का कैंसर है, बड़ों के ब्लड कैंसर में स्पेशली ALL में या AML में कीमोथेरेपी के बाद बाज़ औक़ात ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। बच्चों में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बड़ों में भी अच्छे हैं, मगर उतने अच्छे नहीं हैं जितने बच्चों में हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इब्तदाई इसकी तशख़ीस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं आपके इसको ब्लड कैंसर है? देखिए, इसलिए अगर किसी भी शख्स को खून की कमी चल रही है, और अगर स्पेशली अगर उसके जिस्म में नील धब्बे पड़े हैं या गिल्टियाँ नमूदार हुई, तो सिंपल CBC का टेस्ट, सिंपल CBC का टेस्ट जो तो कि 100-200 रुपये में भी हो जाता है, आप वो करा लें। अगर उसमें कैंसर के सेल इतने मौजूद हैं जो ज़्यादा तादाद में हो तो आम CBC में आना शुरू हो जाते हैं। अगर वहाँ पे हमें डाउट हो जाए
अमूमन उसमें पता लग जाता है। सिंपल सीबीसी के ऊपर एक हीमेटोलॉजिस्ट को अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है, तो फिर वो अगर चाहेगा तो बोन मैरो का टेस्ट कराएगा, वरना नहीं कराएगा। मगर सिंपल सीबीसी के टेस्ट पे अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्लड कैंसर है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कीमो है वो कितनी वो है तकलीफ़देह है? क्योंकि जिन लोगों को लगी है वो लोग बताते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, और इसके बाद जो आपके हील करने के चांसेस हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं? देखिए, मैंने दोबारा बताया कि हम इसको दोबारा 2 कैटेगरीज में लेके जाते हैं, एक बच्चों में और बड़ों में। यस, कीमो की टॉक्सिटीज़ हैं, कीमो एक मुश्किल ड्रग है, लेकिन कीमो असर उस वक्त, नुकसान उस वक्त ज़्यादा पहुंचाती है जब हमारे ऑर्गन सही फंक्शन ना करें। फ़र्ज़ करें कि मेरी ऐसी एज है कि जिसमें हार्ट मेरा नॉर्मल नहीं है, या मेरे लिवर नॉर्मल नहीं है, या किडनीज़ नॉर्मल नहीं है, तो उस मौके पे अगर मैं कीमो लूँगा तो साइड इफ़ेक्ट ज़रा ज़्यादा होंगे। क्योंकि बच्चों में सारी चीज़ें 0 मीटर हैं, नई हैं, न्यू हार्ट है, न्यू लिवर है, न्यू किडनी से, तो उनमें टॉलरेंस बहुत अच्छी है, उनमें वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं। तो बच्चों में कीमो के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ों के। और बड़ों में कॉम्प्लिकेशंस की रीज़न ये होती है कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, माहौल की वजह से, अपने खाने पीने की हैबिट्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हमारे लिवर, स्प्लीन, हार्ट सारे कंप्रोमाइज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे टॉक्सिटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। मगर सारी मैनेजेबल होती है, कोई ऐसी टॉक्सिटी अमूमन नहीं होती जिसको मैनेज न किया जा सके। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्मा जी। वालेकुम। जी उस्मा, सवाल कीजिए। जी, मुझे पूछना था, ये मतलब ये क्या बता रहे ना ब्लड का, तो मुझे ना बॉडी, मुझे राइट साइड पे ना ब्लू कलर का स्पॉट है, 2-3 जगहों पे। किधर है? वो नजर आता है राइट लेग पे, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे। तो पिछले यानी कि काफी सालों से है, मध्यम हो जाता है, फिर माया हो जाता है 2 जगहों पे। तो आपने वैसे कहीं चेक करवाया है? जी नहीं, मैंने टेस्ट किया, मैंने वैसे काफी हेल्थ इशू रहते हैं, लेकिन मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाती हूँ, मतलब अल्लाह वो शिफा की दुआएं। तो ठीक है, मुझे सिर्फ इतनी समझ आई है कि उन्होंने कहा है कि जो उनकी लेग है ना उस पर ब्लू कलर का निशान है, और वो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल लाइट हो जाता है। देखिए, ये कैंसर नहीं हो सकता, कैंसर हमेशा ग्रो करता है, कैंसर ने हमेशा आगे जाना होता है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर कोई ऐसा निशान है कि ब्रूज है, कोई निशान है जो कि ख़त्म हो रहा है, वापस आ रहा है, दिस नॉट कैंसर, एटलीस्ट कैंसर तो नहीं है। और एक निशान होना कैंसर की बिल्कुल अलामत नहीं हो सकती, और अगर इतने अरसे से है फिर तो बिल्कुल कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। तो इसकी यकीनन कोई और रीज़न होगी, उसको ज़रूर वो चेक करवाएं, स्किन डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लें। अदरवाइज़ ये कैंसर की अलामत नहीं है कि एक निशान है जो ख़त्म भी हो रहा है और वापस भी आ रहा है, तो यूजुअल एलर्जीज़ होती हैं, कोई और चीज़ होगी, ये कैंसर एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो क्या उमूमन परहेज़ करते हैं, या डाइट में क्या परहेज़ होता है, वैसे क्या चेंज आता है? देखिए, मैंने बताया कि कैंसर का शख्स, बच्चा या बड़ा, एक नॉर्मल इंसान है, वो सब कुछ खा पी सकता है, हमें उसके खाने पीने से कोई रुकावट नहीं होती। मगर क्योंकि इन बच्चों को और बड़ों को कीमोथेरेपी जारी होती है और इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो हम ऐसी ग़िज़ा एडवाइस करते हैं जो सही तरीके से पकी हुई हो, जहाँ से इन्फेक्शन ना हो सके। इसलिए हम इसे कहते हैं बाहर की चीज़ें मत खाओ, क्योंकि बाहर की चीज़ें, मसलन बरसात का सीज़न है और आपको पता है कि मक्खियाँ भी हैं, जरासीम भी हैं, तो हम कहेंगे बाहर की चीज़ें ना खाओ, घर की प्रॉपर कुक चीज़ खाओ। कोई रॉ किस्म की इस तरह की सब्जियाँ ना खाओ जो कच्ची खानी पड़े, क्योंकि उसमें सफाई सुथराई नहीं हो सकती। आम खाने तो ऐसे मत खाओ जो ख़राब हो। तो मकसद सिर्फ इन्फेक्शन से बचाना है, अदरवाइज़ हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि वो ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, किसी का पेट ख़राब है तो उनको पता है कि उन्होंने पेट ख़राब वाली चीज़ें नहीं खानी, वो उस मौके पे हो सकता है अगर प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ कैंसर की वजह से खाने में कोई रुकावट नहीं होती, आप जो चाहें खाएं, मगर इतना खाएं और ऐसा खाएं कि वो साफ़ सुथरा हो, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। एक और चीज़ ज़रूर मैं आपको प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर बताता चलूँगा, वो ये कि जिन लोगों का कैंसर होता है और जिनका इलाज चल रहा होता है, तो वो उसको घर में कमरे में बंद करके बिठा देते हैं कि यार तुम ना निकलो, आइसोलेट कर देते हैं और कह देते हैं कि मिलो भी, ठीक है हम कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से ना मिलो, ना वो काम करता है, ना वो खेलता है, ना कूदता, एक्सरसाइज। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि कैंसर के वो मरीज़ जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जारी रखते हैं, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो खेलते कूदते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है, उनमें कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आते जाते हैं और उनमें कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो तमाम लोग जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हैं वो अपनी एक्टिविटी ज़रूर जारी रखें। एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, कुछ भी एक्टिविटी रखें ताकि वो कीमो की टॉलरेंस भी उनमें अच्छी पैदा हो सके और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी कम से कम फेस कर ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे ब्लड कैंसर के हवाले से और ये क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए, और साथ साथ हमने बात की है कि इसका इलाज किस तरह होता है, कैसे मुमकिन है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नासिर बुखारी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब रात के 2 बज रहे होते हैं और हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ सोचें चल रही होती हैं, जैसे अगर ये ना हो तो क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सोचें इंसान को अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं। तो आज हम जानेंगे माहिर नफ्सियात से कि ओवर थिंकिंग आखिर क्या है और क्यों इंसान इसकी जो दलदल है उससे बाहर नहीं निकल पाता और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर तहमीना, सबसे पहले तो बताएं कि आम कुछ सोचने में और ओवर थिंक करने में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम आम रूटीन का सोच रहे होते हैं तो हम स्ट्रेस नहीं ले रहे होते, हम रिलैक्स्ड होते हैं और हम मोस्टली सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं या किसी ख़ास सोच के ऊपर हम यानी किसी ख़ास पॉइंट पर हम सोच रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि किसी ख़ास पॉइंट पर भी अगर सोच रहे हैं तो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारा जहन स्ट्रेस लेना शुरू हो गया है, टेंशन लेना शुरू हो गया है। हम वरीसम थिंकिंग करें, यानी हम उन चीज़ों पे सोचें जिन पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, या हम पास्ट पे सोच रहे हैं जिसके बारे में सोच के हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते उसका, या हम फ्यूचर के डर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है जिसको कि हम कहते हैं कि जो ओवरवेलमिंग हो जाता है और मुस्तकिल आप 24 घंटे आपका जहन इन चीज़ों पे चलता रहता है जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो इसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग के साथ हमारे मसाइल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमारा जहन इससे ऑक्यूपाइड होता है, तो फिर वो प्रोडक्टिव थिंकिंग से दूर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती, उनका जो दिमाग है ना वो फुल स्पीड से 120 की स्पीड से चल रहा होता है, अक्सर इससे भी तेज़, और वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, रात के वक्त पे क्यों सोचा जाता है, सबसे पहले तो इस पे मैं आपको बता दूं कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम सारे दिन में कोई ना कोई काम, कोई ना कोई टास्क कर रहे होते हैं, हमारे जहन को कुछ टारगेट्स मिले होते हैं, हमारा जहन सोच रहा होता है उनके बारे में। तो हमारी जो एक्सेसिव थिंकिंग है ये प्रायोरिटी में नंबर 1 पे नहीं होती। तो लेकिन जैसे ही दिन का एंड होता है और सारे दिन में आपने कुछ किया और कुछ नहीं किया, कोई आपने पॉजिटिव सोचा, कुछ नेगेटिव सोचा, और अगले दिन पे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई, या अगले दिन आपने बहुत कुछ और करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जहन रात को जब रिलैक्स होता है, अदरवाइज़ यानी सारे काम निबट गए, तो वो सोचना शुरू हो जाता है पास्ट यानी कि पूरे दिन के ऊपर या फिर अगले दिन के ऊपर। और ऐसी सूरत में हमारा जहन सिर्फ स्ट्रेस लेता है, इसलिए कि हम उस वक्त पे कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, और इसकी वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी सूरत में हमें सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी है कि ये सोचने का जो अंदाज़ रात को बन जाता है हमारा, इसको हमने रात के वक्त पे प्लान करके ख़त्म करना होता है। यानी कि हम रात को सोचने के लिए अपने पास टॉपिक रखें, इसलिए कि जहन तो सोचने के लिए दिया गया, लेकिन सोचना क्या है जो कि हेल्दी हो, बेहतर हो मेरे लिए, या जो प्रॉब्लमेटिक हो, ये हमारे बस में होता है। तो रात को सोते वक्त हम अगर अपने जहन को कोई टॉपिक दे देते हैं सोचने के लिए, कोई पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमारा जहन रिलैक्स्ड होगा और वो अगले दिन के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर भी अपने आप को कर लेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अक्सर एक तो बात है ना ओवर थिंक करने की, एक है कि आप इतना उस लूप में अपने आप को फंसा लो कि आप वो नहीं वर्स्ट केस सिनेरियो तक पहुंच जाओ। और अक्सर मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, एक स्पेसिफिक इसको नाम भी दिया जाता है कि कुछ लोग जो है ना वो बहुत सी चीज़ें फैंटेसाइज़ करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें फैंटेसाइज़ करना तो अच्छी बात है, पूरी पूरी स्टोरी बना लेते हैं। कुछ लोगों को प्लेजर मिलता है या वो किसी का फ्यूनरल एकदम से अपने दिमाग में बना लेते हैं और दे स्टार्ट क्राइंग, और ये उनको बहुत ज़्यादा हैबिट है। और मैंने देखा भी है असल में लोग जिन्होंने क्लेम किया कि हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं और हम बैठे बैठे ये
सोच लेते हैं कि हाँ मतलब इनके फ्यूनरल के बारे में, अपने फ्यूनरल के बारे में, एंड वी जस्ट स्टार्ट क्राइंग। तो ये क्यों होता है? देखिए, ये फियर्स स्टार्ट करते हैं इस सिचुएशन को, और फियर जो होता है उसको हम, जो इस तरह की सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफाइज करना, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो को सोच लेना और उस पर सोच के उसको रियल फील करते हुए उसकी तकलीफ़ को महसूस करना शुरू कर देना। बेसिकली सोचें हर तरह की हमारे जहन में आती हैं, हर शख्स हर तरह की सोच सकता है, उसके जहन में आएगी, उस सोच को वो आगे कितना स्ट्रेंथन करता है। सपोज़ यही सोच किसी शख्स के जहन में आई कि किसी का फ्यूनरल है और उस पर वो कॉन्शियस हो गया, उसने कहा ये क्या, मुझे ये कैसी सोच आ गई, अगर वाकई हो गया तो क्या होगा, सच ना हो जाए, तो उसके ऊपर उसकी इमोशंस चेंज होना शुरू हो गए और फिर उसको रोना भी आना शुरू हो गया, और फिर वो बार बार होगी। जिस सोच को हम अपने जहन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो सोच बार बार आती है। तो हम ये कहते हैं कि बहुत से लोग कैटास्ट्रोफाइज इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि उनके अंदर डर होता है कि कुछ हो ना जाए, और वो कुछ हो ना जाए मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ लोगों से लिंक करके, अपने आप से लिंक करके उनके जहन में घूम रहा होता है। और फिर जब वो सोच एक जो स्ट्रेंथन हो गई तो वो बार बार आती है, तो उन्हें लगता है कि बस अब तो कुछ होने लगा है, अब तो कुछ होने लगा है। तो हमने इसमें सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना होता है और ये बात समझनी है कि कौन सी सोच हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सपोज़ कैटास्ट्रोफाइज करना, यानी कि सपोज़ फ्यूनरल देख लेना या सोच लेना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस सोच को मैंने लीस्ट इम्पॉर्टेंस देनी है, इस सोच को मैंने बार बार नहीं सोचना, और सोच आए तो मैंने अपने आप को डाइवर्ट करना है। या फिर अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस हों तो हम उसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो बेसिकली हम हर तरह की सोच जो है उसको मैनेज कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि ये सोच जो है ये प्रॉब्लमेटिक है और इसको मैनेज इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अभी हमने बात की है ना कि आपने बताया कि वो इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं या प्लान कर लेते हैं, तो शायद लोगों को नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सोचेंगे तो चीज़ें होने लग जाएंगी आपके साथ। तो अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। अच्छा, एक और चीज़ है तमीना, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि औरत की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। मतलब आप किसी का जो पैटर्न है वो रिकग्नाइज़ कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि ये अगले बंदे की हैबिट्स हैं। अब आपको समझ आने लग जाती है इसने आगे ये करना है, इसने आगे ये करना है। तो क्या वो क्या कहते हैं अवेयरनेस है या वो भी सिर्फ ओवर थिंकिंग है? देखिए, इसको हम कहते हैं कि आपकी सेंसिटिविटी किस चीज़ में ज़्यादा हो गई है। ख़वातीन आमतौर पे इनसिक्योरिटी फ़ील करती हैं और वो देखती हैं कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल डेवलप हो सकता है। जब वो देखती हैं कि दूसरा शख्स जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है और इससे मुझे ये ख़तरा हो सकता है, तो ये उनकी सेंसिटिविटी, उनके फियर्स होते हैं जो कि उनको अलर्ट करते हैं और वो इस पे फिर ज़्यादा, यानी जब वो देखती हैं और फिर वही चीज़ होती है तो वो ज़्यादा उनको क्लैरिटी मिलती है कि ओके ये वाले बिहेवियर्स इस तरफ ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो और ऐसा होता भी है। हाँ, लेकिन इसमें एक सोच होती है कि जो होना होता है वो मुझे पहले पता चल गया, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। वो हमेशा नहीं होती है। एक होता है कि जो मुझे पता चल रहा है, ये जो मैं सोच रही हूँ, मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस या अदरवाइज़ मेरी नॉलेज की वजह से मेरा जहन समझ रहा है कि ये हो सकता है और वो पॉसिबल होता है और वो हो जाता है। सो हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो वी विल बी रिलैक्स्ड। इसलिए कि जो दूसरा सीक्वेंस है ना, उसमें अक्सर केसेस मेरे पास ये आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ख्वाब आ गया, अब वो कुछ हो जाएगा, यानी किसी की डेथ हो जाएगी, किसी का ये हो जाएगा। तो बेसिकली उसमें जब हम बिहेवियरल करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, यानी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप सारे ख्वाब लिखें और लिस्ट बनाएं, तो अक्सर ये पता चलता है कि 4 में सच हो गया और 6 में नहीं हुआ, लेकिन सोच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं, बस जो मुझे ख्वाब आता है वो पूरा हो जाता है। ये चीज़ जो है ना, इसको हमने समझना है कि हर एक ख्वाब, हर चीज़ पूरी नहीं होती है। ये सीक्वेंस उल्टा है, यानी जो मुझे सोच आई या मुझे ख्वाब आया वो हकीकत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वंस हकीकत हो गया, वंस नहीं हुआ। तो हमने इस चीज़ को लेकर चलना। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये ख्वाब वाली बात पे आएंगे। ये बताएं कि जैसे मैंने पहले बात की है कि कभी कभी जैसे आपने कहा है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि उसकी बेस पे आप अगले को भी उसी चीज़ में रख के तोलते हैं।
लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप इतने इमोशनल इंटेलिजेंट हो कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर लें कि भाई अगला बंदा ये कर रहा है, ये इसकी रूटीन है और यही चीज़ें सेम रिपीट होती रहनी है। वो एक सर्कल है जो कि एक दफ़ा आपने ऑब्जर्व किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, चौथी दफ़ा किया, तो वो उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? फिर आप बाहर भी नहीं निकल पाते। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं उनका रिश्ता ख़राब नहीं होता, लेकिन वो सोच सोच के चीज़ें अपने दिमाग में बना के इतना ओवरथिंक करते हैं कि वो ख़राब कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं कि मतलब जो अगले का जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है कि अब इसके बाद क्या होना है, वो फिर भी उस टॉक्सिक लूप से बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप असेस कर लें कि अब ये बिहेवियर इस तरफ ले जा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए है कि आपने असेस कर लिया कि ये बिहेवियर इस तरफ ले जा रहा है, तो अब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, अब आप सिचुएशन को कंट्रोल करें, अब आप सिचुएशन को उस तरफ ना जाने दें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग फंसते कब हैं? तब जब वो सिर्फ फियर करते हैं कि अच्छा अब इसने ये कर दिया, अब ये यकीनन ये करेगा, अब ये करेगा, अब ये करेगा, मेरा मसला स्टार्ट हो जाएगा, अब मुझे डांट पड़ जाएगी, या अब कोई भी ऐसा बिहेवियर हो जाएगा। और वो फियर में उससे डरते रहते हैं, जहन में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बेसिकली ये तो आपको एक गाइडेंस मिल गई है, यानी आपका जहन इतना इंटेलिजेंट है कि आप समझ रहे हो कि दूसरा शख्स इसके बाद ये वाला बिहेवियर करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो? अपने कंट्रोल पे फोकस करना होता है। अपने कंट्रोल पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, देखो उसने फिर वही बात की है, फिर उसी तरह से किया है, वही सिचुएशन बन रही है। भाई अपने कंट्रोल पे तो फोकस कर क्या लें। करना चाहिए उस टाइम? तो सबसे पहली ज़रूरत उस चीज़ पर ये फीलिंग रखने की होती है कि आई हैव कंट्रोल ऑन माई सेल्फ एंड द सिचुएशन पार्शली, पहली चीज़। दूसरा ये होता है कि उस वक्त पे जब आपने देखा कि इस पैटर्न में फर्स्ट स्टेप आ गया है, तो अब सेकंड स्टेप जो है वो इस तरीके से आता है और मैं इस पर इस तरह बिहेव करती हूँ। अपने बिहेवियर को चेंज करें। सपोज़ मोस्टली हम केसेस जो होते हैं उनमें कहते हैं कि असर्टिव हों, यानी अगर आपने उस सपोज़ हस्बैंड या कोई भी पर्सन है, उसने आपके साथ शाउट किया, ठीक है ना, अब आपको शाउट किया और आप उसको मनाने या उसको सॉरी कहने में लग गए, उसके ऊपर वो और शाउट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर तमीना, ये बताएं कि कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं या ऐसे रिलेटिव्स होते हैं या ऐसा पार्टनर होता है जिसके साथ कॉन्स्टेंटली आपका नर्वस सिस्टम बहुत अनसेफ फील कर रहा होता है, आप बहुत ट्रिगर्ड फील करते हो, आपको लगता है कि अगर आपको महीने में एक दफ़ा आप बहुत लो फील कर रहे थे तो अब ये चला गया है कि हर 2 दिन बाद आप लो फील करोगे, या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, या आपको एकदम से मतलब ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पहले नहीं हो रही, एंगर आउटबर्स्ट होंगे, क्योंकि एंगर आउटबर्स्ट भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुस्से से ही हो, ये तब भी होते हैं कि अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा किसी ने सप्रेस किए हों तो फिर वो बहुत ही बुरे वे में बाहर निकलते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है कि लोग जो हैं उनकी वजह से भी हमारे पे बहुत बुरा इफेक्ट आ रहा होता है और कॉन्स्टेंटली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ट्रिगर्ड रहता है या हम अनसेफ फील करते हैं? बिल्कुल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ना, इर्द गिर्द के लोगों के असरात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, यानी आपके इंटरनल थॉट पैटर्न से ज़्यादा वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे मिल गए, सपोज़ आपके रिलेटिव्स, आपके घर में लोग ऐसे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, तो आपके पास अब ये ऑप्शन तो नहीं रही कि आप उनको छोड़ के अलग हो जाएं। सपोज़ अब आप अलग नहीं हो सकते, तो व्हाट यू कैन डू, अब देखो सपोज 60% उनका कंट्रोल है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर, 40% आप अपने मैनेज कर सकते हो अपने थॉट प्रोसेस या अदरवाइज। तो अब आप क्या करो? उसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि कंट्रोल फिर भी हमारे पास होता है। वो किस तरह कि जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम देखते हैं और हम उनको परसीव करते हैं, वो हमारे जहन में हम उनको लेकर जाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ कहा और मैंने फ़ौरन उसके ऊपर सोचा और फील किया। देयर इज़ अ गैप बिटवीन दैट। वो गैप जो होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि 2 ममालिक के बीच में एक न्यूट्रल पार्ट होता है ना, ये वो होता है, वो न्यूट्रल पार्ट होता है। इसको हम समझ नहीं पाते हैं। उसमें क्या करना होता है कि दूसरे ने कुछ कहा और उस न्यूट्रल पार्ट में मैंने उसको कंट्रोल अगर दिया कि उसके बारे में सोचा कि उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा, वो ऐसे क्यों कर रहा है, ये कर रही है, तो मैंने कंट्रोल उसे दे दिया ना, तो वो न्यूट्रल पार्ट उसके पास चला गया, मेरा जहन पॉल्यूटेड हो गया, मेरा जहन स्ट्रेसफुल हो गया। उस न्यूट्रल पार्ट में अपना कंट्रोल रखना होता है।
उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। यानी कि दूसरे ने कुछ कहा और वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपने अपने बारे में सोचा कि आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पॉजिटिव, मैं अपने बारे में अच्छा पॉजिटिव सोच रही हूँ और मैंने अपनी सोच को ज़्यादा वैल्यू देनी है। एंड आफ्टर दैट अगर सपोज़ आपने 10 सेकंड भी उसका कंट्रोल ले लिया उस न्यूट्रल पार्ट का, तो आपकी सोच जो है या आपकी इमोशंस जो हैं वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर दैट अगर आपकी सोच उसकी बात पे भी जाती है, देयर विल बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। आप ये देखोगे कि एक रिस्पॉन्स डिफरेंट हो जाएगा और एक ओवर थिंकिंग डिफरेंट हो जाएगी। और अगर समटाइम्स ये होता है ना कि आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंक, जैसे आपने बताया कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो कभी कभी तो हम कुछ लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो इस चीज़ को समझ लेते हैं, वो गलत भी होते हैं, तो वो मतलब अटैक्ड नहीं फील करते, वो मतलब वो उस चीज़ को पर्सनल अटैक नहीं लेते, उस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि मतलब मेरी इस चीज़ की वजह से अगला इफेक्ट हुआ है। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हो ना तो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड आता है और आप देखते हो वो चीज़ें रिपीटेडली नहीं करते। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप उनसे कम्युनिकेट करके ये चीज़ बताना चाहते हो तो वो उस चीज़ में डिफेंसिव हो जाते हैं, उस चीज़ को एज अ अटैक लेना शुरू कर देते हैं और मतलब वही चीज़ें सेम बार बार रिपीट करते हैं। तो क्या उन लोगों से फिर कम्युनिकेट करना चाहिए या बस डिस्टेंट हो जाना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है उस रिलेशन पे जिस रिलेशन के साथ ये मसला आ रहा है। कम्युनिकेशन को बिल्कुल ख़त्म करना दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सपोज़ अगर बहुत क्लोज़ रिलेशन है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली जो चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं उन प्रॉब्लम्स पे फोकस अगर आप करते हो और कहते हो कि मैंने तो ये बात की लेकिन उसने ये मिसबिहेव किया, वो डिफेंसिव हो गया, उसने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, तो बेसिकली उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? एक ऑप्शन ये होती है कि आप उसके क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते हो, आप अपनी बात दोबारा प्लेस कर देते हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये काम हो और वो कहता है कि नहीं ये काम तो इस तरह से नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो आप फिर दोबारा से रिलैक्स करके कहते हो कि मैं चाहती हूँ कि ये काम हो। जितना आप अपनी बात पे असर्टिव होगे उतना ही अगले शख्स का वो बिहेवियर चेंज होगा। इसलिए कि अगला शख्स आपको क्रिटिसाइज़ तभी करता है जब आप उस क्रिटिसिज्म पे फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो या आप ऑफेंसिव हो जाते हो या आप मिसबिहेव करना शुरू कर देते हो। तो वही हम बात कहते हैं कि दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं देना, यानी दूसरा जो भी कर रहा है दैट इज़ समथिंग दैट हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर है ना, ही इज़ मैनेजिंग दैट। मुझे अपने ऊपर फोकस करना है कि अच्छा उसने ये बात की, उसने मुझे बुरा भला का मजाक उड़ाया, तो अब मैं उसके मजाक पर रिस्पॉन्ड करूं या कि मैं रिलैक्स होकर आराम से अपनी कॉफ़ी पीऊं और उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दूं ताकि वो मैनेज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग के हवाले से, और जो हम आम सोच रहे होते हैं, आम हमारी थिंकिंग होती है, नॉर्मल थिंकिंग और जो है ओवर थिंकिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कब हमारी नॉर्मल थिंकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग में चेंज हो जाती है, इस पर भी बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर तहमीना यासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। यू वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।